अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट और मेरा तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज मंडे है और मंडे को मैं स्मार्ट डीसीए करता हूं बीटीसी के ऊपर। हर मंडे मंडे वाले दिन मैं बीटीसी पे $100 का बीटीसी बाय करता हूं। प्राइस क्या है मैं वो वॉच नहीं करता। इस वक्त अगर प्राइस देखी जाए तो टेम्पटेशन है कि भाई लोएस्ट प्राइस पे बीटीसी मिल रहा है तो क्यों ना 100 की बजाय मैं $200 या इससे ज्यादा का बाय करूं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी $100 का मैं बाय करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि मुमकिन है अगले मंडे मुझे बीटीसी इससे भी सस्ता मिले। तो आप लोग अगर डीसीए कर रहे हैं तो आपको एक रिमाइंडर है, आप भी अगर बीटीसी बाय करना चाहें तो कर लें। मैंने ऑलरेडी बाय कर दिया है। इसका मैंने किस प्राइस पे किया है वो मैं अपने ट्विटर पे शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहां से लर्न कर सकते हैं। अब क्रिप्टो मार्केट में क्या अपडेट्स हैं जी। क्रिप्टो मार्केट की फिलहाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दोबारा एकदम एक्टिव हो गया है। उस पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो एंटी क्रिप्टो एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, फिर एक्टिव हो गए हैं दोबारा। अब क्रिप्टो स्कैम है, क्रिप्टो फ्रॉड है, ये बिटकॉइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये एक वेबसाइट है 99bitcoin.com, यहाँ ये ट्रैक कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की एक्टिविटीज को, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज को, कि वहां पे जो फाइनेंशियल मार्केट की सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉपुलर शख्सियात हैं, वो एंटी क्रिप्टो किस तरह की एक्टिविटीज करती हैं, क्या स्टेटमेंट्स देती हैं। तो ये इसको ट्रैक करें। इस वेबसाइट के मुताबिक जब से क्रिप्टो मार्केट का आगाज हुआ है उस वक्त से लेके अभी तक 466 बार मेन स्ट्रीम मीडिया इस मार्केट को, क्रिप्टो स्पेस को डेड करार दे चुका है। और अगर क्रिप्टो मार्केट 466 बार सरवाइव कर सकती है तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी तो उम्मीद बांधनी चाहिए। और आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, एम्प्टी गॉक्स के हवाले से ऑलरेडी आपको बताया था, जब एम्प्टी गॉक्स का एक्सचेंज हुआ तो उस वक्त क्रिप्टो मार्केट की 70% ट्रेडिंग एम्प्टी गॉक्स के प्लेटफॉर्म पे होती थी। और अगर 70% ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म अगर क्रैश हो और उसके बाद भी मार्केट अगर सरवाइव कर जाए तो एफटीएक्स के क्रैश की मतलब कितनी उसका वॉल्यूम होगा, कितना जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा जो शेयर होगा ट्रेडिंग वॉल्यूम वो 10% होगा या 15% लगा ले। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग तो बाइनांस पे होती है। तो एफटीएक्स की वजह से एकदम दोबारा मेन स्ट्रीम, ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सच है कि जो एफटीएक्स का एक्सचेंज है उस वक्त एम्प्टी गॉक्स के इतने कंटेंजियन इफेक्ट नहीं थे जितने आज के वक्त में एफटीएक्स के कंटेंजियन इफेक्ट है। यानी एक क्रिप्टो जब कोलैप्स करता है तो उसके साथ अटैच जो दीगर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी कोलैप्स होते हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 466 बार ये मार्केट दोबारा सर्वाइव कर सकती है इन एंटी क्रिप्टो एलिमेंट्स के कहने के बावजूद, तो आइंदा भी हमें उम्मीद बांधनी चाहिए। भाई हम इन्वेस्टर हैं, हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम ऑप्टिमिस्टिक हों। और ये भी एक मेरा ख्याल है हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि जब कभी क्रिप्टो कोई प्रोजेक्ट कोलैप्स करता है तो वो क्रिप्टो स्पेस या ये जो डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लॉकचेन हम बोलते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। इस मार्केट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें खराबी है। तो जब कभी कोई मार्केट क्रैश करती है तो ये चीज बार बार खुल के सामने आती है कि भाई इसके अंदर बैड एलिमेंट्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बैड इंटेंशंस के साथ इस मार्केट के अंदर आके करेंगे सिस्टम, बल्कि अक्सर आप मेरी वीडियो में मुझे कंप्लेन करते भी सुनते होंगे कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योरिटी समझता है। हम बहुत बुरा चेहरा देखते हैं अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का, उस रेगुलेटरी बॉडी का। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर हम उसको बुरा ना समझें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जितने भी ये जो टोकन्स होते हैं जो अपना आईसीओ वगैरह करते हैं वो सिक्योरिटीज हैं। मिसाल के तौर पर एफटीएक्स है। एफटीएक्स का क्राइसिस कैसे आया कि एफटीएक्स ने अपने टोकन, हर एक्सचेंज, सिर्फ एफटीएक्स की बात नहीं, हर एक्सचेंज क्या करती है अपने टोकन, ब्लॉकचेन पे टोकन बनाना को मुश्किल नहीं है, तो अपने टोकन बनाते हैं, वो टोकन बना के वो आगे लोगों को सेल आउट करते हैं, इन्वेस्टर्स को करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को करते हैं, बड़ी बड़ी जो फंडिंग फर्म्स हैं उनको देते हैं और बदले में उनसे सरमायाकारी लेके अपने ऑपरेशन चलाते हैं। तो अगर अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये कहती है कि भाई अगर आपने टोकन इशू करते हैं, ये सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटीज है आपके टोकन, इनके इनके लिए कोई इंश्योरेंस, कोई सिक्योरिटी हमारे पास जमा करवाएं कि कितने आप टोकन इशू कर रहे हैं, और जब टोकन इशू कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी बताएं, और अगर आप टोकन इशू कर रहे हैं तो क्या उसको जितनी आप फंडिंग ले रहे हैं, जिन लोगों का आप सरमाया ले रहे हैं, क्या पीछे सिक्योर है भी या नहीं। ये एक पॉजिटिव
पहलू है इस रेगुलेटरी बॉडी का, सिर्फ अमेरिका की, मतलब जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे, जो रेगुलेटर्स हैं, उनका पॉजिटिव चेहरा भी है। और अगर बल्कि ये एफटीएक्स के हवाले से मीडिया पे रिपोर्ट्स है, मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। अब एफटीएक्स यूएस सेनेटर्स जो हैं, अमेरिकी सेनेट में बाकायदा जो सेनेटर्स हैं, अब वो चाहते हैं कि इस बात की तहकीक की जाए कि सैम बैकमैन फ्रीड ने जो डोनेशंस दी हैं पॉलिटिकल, उन डोनेशंस का कोई पॉलिटिकल लिंकेज तो नहीं है। और इस एफटीएक्स के बाद मैं मीडिया पे रिपोर्ट देख रहा था कि जो बाइडन भी एक्टिव हो गए हैं कि क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो ग्लोबल लेवल पे जो रेगुलेशंस होती हैं, उनमें वो अमेरिका लीड करे सारी दुनिया को। आई डोंट नो, ये ऐसा होता है तो ये गुड है, इसका गुड भी है, बैड भी है। अब ऑब्वियसली जब किसी क्राइसिस के बाद, किसी स्कैम फ्रॉड के बाद जब रेगुलेटर्स एक्टिव होते हैं, तो उसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट बुरा नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर डायरेक्शन सही है रेगुलेटर्स की, मतलब आपने पूरी इंडस्ट्री को, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि इंडस्ट्री का कसूर नहीं है, इंडस्ट्री में मौजूद जो माइंडसेट है, जो अफराद है, उनमें फॉल्ट हो सकता है, इस टेक्नोलॉजी में कोई मसला नहीं है। बहरहाल खैर, बीटीसी ने बहरहाल अपनी जो पिछले चंद दिनों से ट्रेडिंग आपको नजर ही नहीं आ रही थी, कल ट्रेडिंग आपको इस वजह से नजर आई क्योंकि मार्केट में एक पैनिक आया एफटीएक्स के हैकर्स के हवाले से। ये मुझे आप इजाजत दें, कहा जाता है जी कि एफटीएक्स का हैकर वगैरह कोई नहीं है, जो बहामा गवर्नमेंट है जहां पे एफटीएक्स का हेडक्वार्टर था, उन्होंने ये हैक किए हैं। तो उन्होंने हैक करके, पहले ये रिपोर्ट आई कि जनाब बहामन गवर्नमेंट जो है, जो कि हैकर है कुछ मीडिया पर्सन्स की नज़र में, उन्होंने पहले इथीरियम बाय किया और उसके बाद अब इथीरियम को वो रैप बीटीसी में शिफ्ट कर रहे हैं या और दीगर टोकन्स में ब्रिजेस के जरिए कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसको ट्रेस आउट ना किया जाए, क्योंकि ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स होती हैं इनको आप ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहा है। अब देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब उसने इथीरियम बाय किया था उस वक्त तो इथीरियम की प्राइस में पंप हमें नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो टोकन सेल की तरफ गया तो पूरी मार्केट में आपको पैनिक, सिर्फ बीटीसी भी, इथीरियम भी, और सारी मार्केट पे मैं नजर डाल रहा था, सारी मार्केट की प्राइसेस जो हैं आपको ऑलमोस्ट डंप होती हुई नजर आ रही है, सारी की सारी आपको डंप होती नजर आ रही है। तो मार्केट में, बेयर मार्केट में पैनिक ज्यादा नजर आता है। लेट्स सी आगे जो सारी इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है। बहरहाल इस वक्त भी कल से लेके, बल्कि कल क्या पिछले चंद दिनों से क्रिप्टो मीडिया की जो हेडलाइंस हैं उनमें एफटीएक्स के हवाले से अभी भी अपडेट्स आ रही हैं, और वो जो अपडेट्स आती हैं जो मैं लर्न करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हॉट टॉपिक जो है वो एक तो एफटीएक्स है, और दूसरा कल और परसों से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ ग्रे स्केल, जेनेसिस ब्लॉक, ग्रे स्केल के हवाले से ग्रेव इंफॉर्मेशन आ रही है, खतरनाक इंफॉर्मेशन आ रही है। और ग्रे स्केल के बारे में कहा जाता है कि अब ग्रे स्केल भी जो है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट होने जा रही है। और अगर ग्रे स्केल, जो कि एक इन्वेस्टमेंट फर्म समझ लें, बिटकॉइन ट्रस्ट है, ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, अगर वो कोलैप्स करती है तो उनके पास कोई, अगर मैं गलत नहीं हूं, कोई कोई 27 से 30 अरब डॉलर के एसेट्स पड़े हुए हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे पड़े हुए हैं। तो अगर ये लूपहोल, अब ये जो जेनेसिस ब्लॉक है, जेनेसिस, अब ये जो मैं आपको अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का थोड़ा अच्छा चेहरा भी दिखाया था, उसकी मिसाल यहां पे देखें। मई यानी लूना क्रैश होने से पहले जेनेसिस ब्लॉक ने 1.5 बिलियन के ओटीसी डील के जरिए अपना बीटीसी लूना को दिया और 1.5 बिलियन का यूएसटी स्टेबल कॉइन लिया। क्यों? क्योंकि उस स्टेबल कॉइन की अगर आप स्टेकिंग करते हैं तो उस पर 18% आपको प्रॉफिट मिलता है। उस 18% की खातिर जेनेसिस ब्लॉक ने 1.5 अरब डॉलर का अपना हार्ड मनी बीटीसी, अपनी हार्ड मनी उधर दी कि भाई पड़ी हुई है तो हमारे पास पड़ी, क्या करनी है, तो उधर दे के उनसे यूएसडी लिया। उसके बाद फौरन लूना क्रैश हो गया। अब लूना क्रैश हुआ तो जेनेसिस की बोट के ऊपर वो पहला होल था, लूना क्रैश पहला होल था, उस होल में सरवाइव किया जेनेसिस को। जो कि मैंने आपको बताया था कि जेनेसिस जो है डिजिटल करेंसी ग्रुप की जो मुख्तलिफ किस्म के क्रिप्टो मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें कॉइनडेस्क भी है, जिसमें जेनेसिस भी है, जिसमें ग्रे स्केल भी है, ये सारा एक पूरा एक नेटवर्क है प्रोजेक्ट्स का। तो इसमें जो इसकी जो कश्ती में जो होल हुआ उसको फिल किया वक्ती तौर पे ग्रे स्केल ने, या इन्होंने मैनेज कर लिया। अभी ये जो एफटीएक्स का होल है, ये होल कुछ और गया। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो हफ्ता स्टार्ट होगा
इस हफ्ते में देखा जाएगा कि ये दोबारा जेनेसिस ब्लॉक में एक और अरब डॉलर का जो छेद हुआ है, जो एक और सुराख हुआ है, क्या वो फिल होगा या नहीं। अगर फिल नहीं होगा, जेनेसिस ब्लॉक जो है वो बैंकरप्ट हो सकती है। अगर वो हुई, मार्केट के लिए बुरी खबर है। और कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि ग्रे स्केल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ग्रे स्केल भी बैंकरप्ट हो रही है और उनके पास भी बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स पड़े हुए हैं। अगर उनमें पैनिक आता है, जिसके चांसेस कम है, ये मैं ट्विटर पे एक अकाउंट बता रहा था, देख रहा था मैं, उसमें वो कह रहे हैं जी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्केट में ऐसी फट क्रिएट की जा रही है। ये जो डिजिटल करेंसी ग्रुप है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसका क्रैश करने के चांसेस बहुत कम है। लेट्स सी, वैसे तो टू लार्ज टू बी क्रैश वाले प्लेटफॉर्म तो लूना भी था। लूना कोई सोच सकता था कि 40 अरब डॉलर एकदम वैनिश हो सकता है विद इन फ्यू आवर्स। अगर लूना के साथ हो सकता है, एफटीएक्स के साथ हो सकता है, तो ये जो डिजिटल करेंसी ग्रुप और इनकी जो नीचे सब्सिडरी शाखें हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बहरहाल आप लोगों ने इस हवाले से पूरी तैयारी करनी है। ये पॉल ग्राहम, इनके तकरीबन 15 लाख के करीब फॉलोवर हैं ट्विटर में। इन्होंने कहा जी कि मुझे किसी बंदे ने बताया, जिसको मैं 10 साल से जानता हूं, उस पर मैं एतमाद भी करता हूं। उसने मुझे कहा कि क्रिप्टो इकोनॉमी के हवाले से कुछ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, सिस्टमैटिक रिस्क है इस मार्केट के ऊपर। वो कहता है अगर तो वाकई ऐसा होता है तो मैं कंसर्न हूं। इसके ऊपर विटालिक बत्रा ने अपनी एक ओपिनियन दिया, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। विटालिक कहता है जी कि मेरी भी जो एलीट सोशल कनेक्शंस है मेरे, ओब्वियसली जो इनसाइडर्स हैं, उनके साथ जो मेरे कनेक्शंस हैं, मैंने इस हवाले से उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा मार्केट में। ये जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक मार्केट जो है वो जीरो होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हाँ, ये माइक एल्फ्रेड ने कहा जी कि ये जो डीसीजी ग्रुप है और ग्रे स्केल है, इनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस प्री मेच्योरली सारे मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि शायद ग्रे स्केल भी जो है इंसॉल्वेंट हो जाएगा, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं जी, क्रिप्टो मार्केट की कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी ये 2-4 मैंने हेडलाइंस बताई और इन हेडलाइंस में दुनिया की सबसे पॉपुलर गेम फुटबॉल का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर के मीडिया में फुटबॉल का भी जिक्र है और फुटबॉल के अंदर भी इस वर्ल्ड कप के ऊपर क्रिप्टो मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स हैं। चाइनीज इंटरनेट प्लेटफॉर्म जो है मुख्तलिफ किस्म के, एक नहीं, सरकारी और प्राइवेट सतह पे वर्ल्ड कप के को मेटावर्स में दिखाने के लिए बाकायदा वीआर गैजेट्स जो हैं, ये इंटरनेट फर्म जो है वो मार्केट में सेल आउट करें, बल्कि इन्होंने वर्ल्ड कप उन मेटावर्स में दिखाने के लिए बाकायदा राइट्स भी बाय की है, ताकि वो अपनी ऑडियंस को, अपने यूजर्स को वीआर के जरिए वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करवाएं। लास्ट में एक दो बातें मैंने करके तो फिर आज की वीडियो को एंड करूंगा। ये मैं एक जगह देख रहा था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द सीआई इज डीप इनटू क्रिप्टो करेंसी, इसके डायरेक्टर का कहना है, सीआई का, अमेरिकी एजेंसी का, उसके एक डायरेक्टर का कहना है मुबैना तौर पे कि हमारी एजेंसी क्रिप्टो करेंसी में बहुत हद तक नीचे गई है और इनके मार्केट में बहुत से प्रोजेक्ट्स भी हैं। ज़्यादा डिटेल का तो नहीं मुझे पता, लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ। आपको शायद याद होगा, मैंने चंद माह पहले एक अब जब मैं बिटकॉइन के हवाले से जो मुख्तलिफ कि किसने बिटकॉइन बनाया उसकी थ्योरीज की बात कर रहा था, उसमें मैंने आपको सीआईए का भी रेफरेंस दिया था कि एक थ्योरी ये भी है कि शायद अमेरिकी एजेंसी इसके पीछे है, बिटकॉइन बनाने से पीछे। तो क्योंकि उस थ्योरी के पीछे भी बहुत सी लॉजिक्स होती है ना, कहा जाता है कि बिटकॉइन की जो अर्ली डेवलपर कम्युनिटी है, उनमें से एक ऐसा बंदा जो बड़ा एक्टिव था, वो 15 साल से सीआईए में जॉब करता रहा। तो फिर इसके अलावा अब ये भी सोचें, कुछ लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन और इवन एक्सआरपी, जिसका नाम पहले ओपन कॉइन था, एक्सआरपी जो रिपल है, उसके पीछे बनाने में सेम आईपी है। जिस आईपी पे बिटकॉइन बना के पब्लिक किया गया, सेम उसी आईपी पे रिपल जो है वो किया गया। जीपीएस लोकेशन भी जो है, मतलब मुख्तलिफ थ्योरीज हैं कि कहीं सीआईए इसके पीछे तो नहीं है। आई डोंट नो, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली जब एजेंसियां इस तरह की कौमी मफादात को जेहन में रख के इस तरह की कोई एक्टिविटीज करते हैं, तो वो राज जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते।
ये तो जब आने वाले सालों में जब क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन मज़ीद बढ़ती जाएगी और फिर दुनिया हैश वार में चले जाएगी कि कौन, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग तो 2140 तक चलनी है और आइंदा चंद सालों के अंदर जब क्रिप्टो अडॉप्शन, क्रिप्टो एक रियलिटी, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी रियल वर्ल्ड में उसके रियल यूज केसेस स्टार्ट आएंगे, तो उस वक्त बिटकॉइन गोल्ड की जगह, डिजिटल गोल्ड की जगह ले लेगा। दुनिया जो है अपने रिजर्व में बिटकॉइन को रखना शुरू होगी। उस वक्त हैश वॉर हुआ करेगी कि कौन कंट्री सबसे ज्यादा बिटकॉइन की हैशिंग पावर रखती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन माइन करे। ऑब्वियसली ये जो बातें अभी आपको खोखली लग रही होंगी क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू तो चंद हजार डॉलर है, ये हैश वार उस वक्त स्टार्ट होगी जब बिटकॉइन की वैल्यू मिलियंस डॉलर में जाएगी। आई डोंट नो वो वहां तक जाती भी है या नहीं, और अगर जाती है तो कोई पता नहीं वो 10 सालों में जाए, 50 सालों में जाए। जब भी जाएगी उस वक्त ये कंट्रीज में हैश वार जो है वो हुआ करेगी। लास्ट में ये ऑफ टॉपिक 2-4 मैं बातें आपके साथ करके आज की वीडियो को एंड करूंगा। ये एक मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, ये जरा आपने देखनी है। ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, इसमें A jak ty w ogóle masz na imię? Nie chciałbyś तुम्हारा नाम zostać क्या na है? śniadanie? मेरे साथ नाश्ता करना चाहोगे? डिसेबल पर्सन। अचानक इस खातून का शोहर आ जाता है। अब अगला आगे मैसेज देखिए, और ये मैसेज आप लोगों के लिए है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए। A gdybym to ja zajął twoje miejsce? What if I took your place? ये अक्सर हमारे यहाँ तो खैर इस तरह का कल्चर ही नहीं है कि हम जो डिसेबल पर्सनस हैं उनके लिए अलग स्पेस बनाएं। पार्किंग है तो उसके लिए, कहीं पब्लिक प्लेसेस हैं तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुझान है, खसूसन जो हमारी बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में ये रुझान है, छोटे शहरों में तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये पब्लिक सर्विस मैसेज सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, सिर्फ डिसेबल लोग नहीं, जो डिजर्विंग लोग हैं उन लोगों के लिए आप लोगों को स्पेस क्रिएट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, पता नहीं ये मुझे बात कहनी चाहिए कि नहीं, अब हमारे यहाँ सर्दियां आती हैं या गर्मियां आती हैं तो लंडा बाजार जो है वो लग जाता है। उस लंडे बाजार में कुछ ऐसे लोग भी खरीदारी कर रहे होते हैं जो कि साहब इस्तात हैं, वो दुकान से खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है, ये मैं सिर्फ एक आपको पब्लिक सर्विस मैसेज, एक आपको जनरल मैसेज दे रहा हूं कि कैसे आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, अच्छा इंसान बनते हैं, सोसाइटी में अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आप लंडे में अगर आप इस सोच को ज़हन में रख के ना जाएं, मेरी कम्युनिटी में से ज़्यादा वो हैं जो साहिब इस्तात होंगे, तो अगर आप इस सोच के साथ ना जाएं कि यार मैं अगर लंडे जाऊंगा अच्छी चीज़ उठा के ले आऊंगा, मैं तो अच्छी चीज़ मार्केट से भी खरीद सकता हूँ, लेकिन कोई और मेरा गरीब बहन या मेरी कोई और मेरी बहन या मेरा कोई भाई अगर लंडे पे जाए तो ये अच्छी चीज़ जो मैं सस्ते दामों में, महंगी भी खरीद सकता हूँ, लेकिन यही अच्छी चीज़ अगर उसको सस्ते दामों मिल जाए, ये मैं आई डोंट नो, मतलब इसको सिर्फ लंडे तक नहीं, इसके अंदर आप आइडिया गेट करें कि कैसे आप दूसरों के लिए स्पेस छोड़ सकें, कैसे आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसा करने से जो अच्छा फील होता है वो मैं आपको लास्ट में, ये गाना है, आप अगर गाने में, इंग्लिश गानों में शगफ रखते हैं, आपको शौक है, मैं गाना प्ले नहीं कर सकता, लेकिन जब कभी आपको अच्छा फील करना हो, ये एक गाना है, आपने यूट्यूब पे लिखना है गुड फीलिंग सैम ग्रे, इसका ये गाना है, आई गॉट अ गुड फीलिंग। ये आपने गाना देखना है, उसके बाद आपको होपफुली आपके अंदर अच्छी, देखें इंसान की तगदो क्या है, तो दो काम है, पेन, तकालीफ को कम से कम करना और अच्छा फील करना। ये दो मकासद इंसान का, बस बाकी जो कुछ हम करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम सोते हैं, हम शादी करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम मूवीज वॉच करते हैं, हम गाने देखते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम सैर तफरीह के लिए जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं सिर्फ ये दो मकासद, अपनी तकालीफ से जान छुड़ाना, डिप्रेशन को कम करना, टेंशन कम करना और अपने आप को सुकून देना। सुकून किससे आता है? हमारा ब्रेन एक केमिकल छोड़ता है जिसको डोपामिन बोलते हैं। जैसे ही वो डोपामिन रिलीज करता है हमारा ब्रेन, हमें अच्छा फील होता है।
हम एनर्जेटिक फील हाई, और हम हाई फील करते हैं। ये नशेई क्या करते हैं? नशा कौन करता है? जिसको कोई डिप्रेशन होता है, कोई ना कोई परेशानी होती है, या कोई सोशल प्रेशर की वजह से यार दोस्त करते हैं तो उनसे सूटा ले लिया, इस तरह किसी ना किसी वजह से एक बार वो नशे में आ जाए। नशा क्या चीज है? आपके इस दिमाग के डोपामीन खारिज करने वाला जो दिमाग का हिस्सा है उसको मसनूई तौर पे ट्रिगर करता है, उससे डोपामीन खारिज होती है और मजा आता है। नशा कोई रियलिटी नहीं है, इसी वजह से उसकी एडिक्शन भी होती है। जब आप कुदरत के निज़ाम को छेड़ते हैं, मतलब आप फॉर एग्जांपल हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, पसीने आ रहे हैं, सांस फूल रहे हैं, वो करके भी आपको मजा आ रहा है, इतनी मुशक्कत करके भी आपको मजा आ रहा है, और आप बिल्कुल चिल कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, नाच रहे हैं, उसमें भी आपको मजा आ रहा है। आप नशा करते हैं, उसमें मजा आ रहा है। तो कुदरती डोपामीन लेना और मसनूई डोपामीन लेना, उन दोनों में फर्क होता है। तो खैर माफ कीजिएगा, बहुत लंबी बहस होगी। इंसान के दो मकसद हैं, अपने आप को कम से कम तकालीफ, जो भी उसकी, कोई भी इंसान तकालीफ परेशानियों से आज़ाद नहीं है। मकसद एक ही है, उसको कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा राहत महसूस करना, अच्छा फील करना। तो वो ऐसे ही होगा। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि दूसरों को खुश करके जो आपको खुशी महसूस होती है, वो अटर्नल होती है। वो खुशी के असरात ज़्यादा देर आपके ऊपर रहते हैं। वो एक गुड मेमोरी बनती है, जो कि जब भी आप रिमाइंड करवाते जाएँगे, आपको वो सुकून देगी, आपका डोपामाइन खारिज होगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। मेरा ख्याल है वीडियो लंबी हो गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।